हेलो साथियों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जहां अपना टॉपिक हुआ था वहीं से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने देख लिया था कि श्रीनिवास तिवारी का 2018 में निधन हुआ, जो कि आपके बिंद का शेर कहा जाता था, जिन्हें जो आपके रीवा से क्या थे एमएलए चुनकर आते थे और ये विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के 10वें बने। ठीक है, अब विधायिका विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। ठीक है, आपका जो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद होता है उसके थोड़ा अनुच्छेद देखते हैं उसके बारे में। तो आर्टिकल 178 है, वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा, दूसरा विधानसभा का क्या होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में बताया तो लोकसभा के समान होती है, तो जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा। अब कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा और कौन उपाध्यक्ष, तो इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो विधानसभा होगी उसके सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा, जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जिस प्रकार से आपके लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। तो 178 में दिया है। ठीक है, अब 182 आपका विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में कहता है कि विधानसभा परिषद के सभापति होंगे, दूसरे उपसभापति होंगे, जो आपके विधान परिषद में से ही चुने जाएंगे। अब यहाँ पर बस थोड़ा यही डिफरेंस है कि जो आपकी राज्यसभा होती है उसके समान ही विधान परिषद होती है, लेकिन जो राज्यसभा का वो होता है सभापति, वो आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है, जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। ठीक है समझ। और आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है और 89 आपकी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है। अब इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल में देखते हैं तो 178 स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में कहता है और 179 कहता है उसके त्यागपत्र के बारे में और हटाए जाने के बारे में। और त्यागपत्र हटाया जाना कैसे है कि इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो आपके किसको देंगे, उपाध्यक्ष को संबोधित करके देंगे। और जबकि अगर उपाध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, वो अध्यक्ष को संबोधित करके देंगे। ठीक है, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ये आपका स्पष्ट शब्द में इसमें लिखा है 179 में डिस्क्राइब करके। ठीक है, इतना ही जाना काफ़ी है, इससे ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है। और 180 के बारे में क्या कहता है, 180 कार्यवाहक, ये कहता है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है पद पर, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्यवाहक के रूप में कहता है और अधिकतम कितने 6 माह के अंदर ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह तक आपके कार्यवाहक की तरह उपाध्यक्ष वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और 181 कहता है कि अगर किसी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रस्ताव आया है, ठीक है, हटाने के लिए अगर प्रस्ताव है तो ऐसी स्थिति में वे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें स्पष्ट शब्द में लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रस्ताव आता है तो कम से कम 14 दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में आया तो अध्यक्ष को 14 दिन पहले प्रस्ताव क्या करना पड़ेगा, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, और अगर उनके पास प्रस्ताव चल रहा है संसद में, विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी मतलब विधेयक पर विधानसभा के जितने सदस्य हैं अगर बराबर टाई हो जाता है, मतलब बरोबर वोट पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे निर्णायक मत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जब प्रस्ताव विचाराधीन है उस स्थिति में नहीं दे सकते, लेकिन सामान्यतः वोट दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं देंगे। ठीक है, तो जो 181 कहता है। अब विधान परिषद के बारे में देखते हैं, तो विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं तो इसी प्रकार से उनके भी आर्टिकल होते हैं 182 से लेकर 185 तक। 182 में आपका क्या दिया है, पद के बारे में दिया है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होंगे। और 183 आपका वो कहता है कि उनको जो त्यागपत्र हैं और हटाया कैसे आता है, सभापति आपके उपसभापति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं और उपसभापति सभापति को संबोधित करके दे सकते हैं। और इसी प्रकार से जब विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यवाहक हैं, इसी प्रकार से विधान परिषद के सभापति और उपसभापति आर्टिकल 84 के द्वारा कार्यवाहक का पद धारण कर सकते हैं। अगर उपसभापति नहीं है पद पर तो ऐसी स्थिति उपसभापति है वो सभापति के रूप में
पद ग्रहण कर सकते हैं। 185 हटाए जाने वाले प्रस्ताव के बारे में बताता है। जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर विधान परिषद के सभापति उपसभापति को हटाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपके दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि जो लोकसभा थी उसमें राज्य से सबसे अधिक 9 बार सांसद, 9 बार का मतलब ये है कि लगातार सांसद रह चुके हैं आपके किसमें, मध्य प्रदेश राज्य से आपकी लोकसभा में, वो आपके कमलनाथ थे। कौन थे? कमलनाथ। आपको पता है कमलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र से आते हैं और वहीं से वो लगातार 9 बार सांसद बन चुके हैं। वर्तमान आपके कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी चेंज कर दी है, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए, बहुत सारे एमएलए ने इस्तीफा दे दिए हैं इस वजह से। ठीक है, और लोकसभा में भारत में सबसे अधिक 8 बार आपकी सांसद रह चुकी। कितनी बार? 8 बार। ये आपका 8 लिखा है, 8 बार सांसद रह चुके हैं सुमित्रा महाजन। ठीक है, कौन रह चुकी है? सुमित्रा महाजन। और यही पता है, ये लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी है, अध्यक्ष। ठीक है, और एक और विशेषता है कि जो सुमित्रा महाजन है वो आपके किसे इंदौर क्षेत्र से चुनकर आती थी, और सुमित्रा महाजन विश्व की एकमात्र ऐसी महिला बनी है जो लगातार 8 बार सांसद चुनी गई है। तो इनका नाम जो गिनीज बुक में भी दर्ज है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों संसद में मध्य प्रदेश की सीट है। तो इसमें देखते हैं कि जो संसद है उसमें मध्य प्रदेश से टोटल 40 सीटें हैं। संसद को आपको पता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर टोटल जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की संसद में वो कितनी है? 40। अब जो 29 सीटें आपकी लोकसभा से हैं, तो इनमें से आपकी कितनी? 5-6 सीटें तो आपकी एसटी की रिजर्व में और 4 सीटें आपकी एससी की रिजर्व में। एसटी आपको पता ही है अनुसूचित जनजाति, और एससी आपकी अनुसूचित जाति होती है। तो 10 सीटें आपकी रिजर्व हैं और 19 जो चुने जाते हैं सांसद वो आपके सामान्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो एससी की 4 सीटें रिजर्व हैं वो कौन कौन से जिले की हैं जो सीटें आरक्षित की गई हैं ऐसी जाति के लिए, और ये क्यों की गई हैं? ये सीटें इस कारण रिजर्व की गई थी क्योंकि जो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे कि मध्य प्रदेश से ज़्यादातर ये देखा गया कि जो एमएलए वगैरह चुनकर आते हैं वो एसटी और एससी के एक भी नहीं चुनकर आते थे, सामान्य वर्ग के लोग चुनकर आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे अधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है, एससी भी बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, लगभग मध्य प्रदेश 21% जनसंख्या पाई जाती है। तो इस स्थिति में सुना कि इन वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए 2008 में आपका पीटासीन एक बुलाया था, आयोग बनाया गया था, जिसके तहत कानून के द्वारा इन सीटों को रिजर्व किया गया था, जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को भी समान रूप से आपका क्या हो सके, संसद में प्रतिनिधित्व मिल सके। इस कारण इन सीटों को रिजर्व किया गया था। ठीक है, तो एससी की 4 सीटें थी। अब सीटें किस प्रकार से बांटी जाती हैं? तो सीटें इस एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया जाता है। ठीक है, मान के चलो कि एक सीट के लिए जनसंख्या रिजर्व कर दी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। ठीक है, कोई भी बजट, तो उस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बांटा गया। तो एससी की 4 सीटें रिजर्व की गई। वो आपके जिले थे, एक उज्जैन से, ठीक है, किस जिले थे? उज्जैन से। दूसरी आपकी भिंड से है, तीसरी आपकी टीकमगढ़ से, और चौथी सीट थी आपको 2 जिलों को मिलाकर थी, वो देवास और शाजापुर को। तो इस चारों क्षेत्र हैं जहाँ से एससी के चारों सांसद चुनकर आते हैं। इन पर केवल एससी के सदस्य ही चुनकर आएंगे। ठीक है, ये सीटें सिर्फ आरक्षित के यहाँ से और कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये केवल पर्टिकुलर एससी जातियों के लिए रिजर्व है। तो उज्जैन से, भिंड से, टीकमगढ़ से और देवास और शाजापुर से। ठीक है, और 6 सीटें आपकी एसटी की थी क्योंकि मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या अधिक थी। ठीक है, इस कारण 6 सीटें रिजर्व थी। तो आपका पहला जिला तो शहडोल, दूसरी सीट आपकी मंडला, तीसरी आपकी बैतूल, चौथी सीट आपकी धार थी, 5वीं सीट 2 जिलों को मिलाकर थी आपकी रतलाम और झाबुआ। इन 2 जिलों में से एक सीट रिजर्व थी और छठी आपकी कौन सी थी? खरगोन। तो ये 6 क्षेत्र में से केवल एसटी अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग ही चुनकर आते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में तो कोई सीटें आरक्षित है नहीं क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपको पता है विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। परिसीमन 2008 के तहत आरक्षित वगैरह किया गया था, मैंने आपको बताया है। ठीक है,
अब मध्य प्रदेश की देखते हैं कि 14वीं और 15वीं विधानसभा की दलीय स्थिति क्या थी, किस प्रकार रही दलीय स्थिति। मध्य प्रदेश में जो 14वीं 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें किस प्रकार स्थिति थी। तो इसमें आपका देखते हैं दल बीजेपी को 14वीं जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 164 सीटें मिली थी, सबसे अधिक। इस कारण आपको पता है कि जब शिवराज सिंह चौहान चुने गए थे सीएम, ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी थी। कांग्रेस को उस टाइम पे 59 सीटें मिली थी और भाजपा को 4 सीटें मिली थी और समाजवादी को केवल 1 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? केवल 1, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, 1 सीट थी, ठीक है। कितनी थी? 1, केवल 1 सीटें थी। और निर्दलीय थी आपकी 3 सीटें थी। कितनी थी? 3। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 14वीं जीती हुई विधानसभा चुनी थी, ठीक है। और टोटल 200 सीटें आपको पता है, 230। और जो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे वो हुए थे 25 नवंबर 2013 को। किस डेट को हुए थे? 25 नवंबर 2013 को आपके 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए। और 10 दिसंबर 2013 को लगभग 1 महीने में कितने दिन कम है आपके? 15 दिन। तो 15 दिन के बाद आपका गठन हुआ, ठीक है, विधानसभा का। 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे श्री केडी देशमुख। कौन बनाए गए थे आपके? केडी देशमुख, जो कटनी बालाघाट से आए थे। कटंगी बालाघाट जिले से चुने गए थे। कहाँ से थे? बालाघाट से चुनकर आए थे। तो केडी देशमुख आपके प्रोटेम स्पीकर थे। और 14वीं विधानसभा में नामांकित सदस्य थे आपके लॉरेन डेवी लोवे। मैंने आपको बताया था कि 1 सीट आरक्षित है जिसमें क्या है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, चुना जाता है। तो वो डेवी लोवे थे जो लगातार 3री बार चुने गए थे आपके। कितनी बार? 3री बार। मध्य प्रदेश में 14वीं विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे वो सत्यमेव कटारे थे, ठीक है, जिनकी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई थी। कौन से थे? सत्यमेव कटारे। श्री अजय सिंह, मृत्यु होने के बाद श्री अजय सिंह को बनाया गया था। और 14वीं विधानसभा में सबसे अधिक जो 3 उपस्थिति वाले विधायक थे वो ममता जी, मीना और चांदोड़ा विधायक, ठीक है। कौन सी थी? 14वीं विधानसभा सबसे अधिक उपस्थिति वाली विधायिका, मतलब जो सबसे ज्यादा उपस्थित रही थी होगी ममता जी मीना थी, जो चांदोड़ा विधायक थी। क्या से चुनकर गई थी? चांदोड़ा से। कौन सी थी? ममता जी मीना। और 14वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायक 31 थी। वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं का निर्वाचन किया था? 31। फिर पूछ लिया था 15वीं विधानसभा में कितनी महिला चुनकर आई थी, तो आपको पता कितनी? आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब 15वीं दलीय जो आपको पता 2018 में हुए थे। तो 15वीं दल में थी बीजेपी की 109 सीटें आई, लेकिन इनका अगर रेशियो देखे जनसंख्या का अनुपात में तो अधिक था, क्योंकि बहुत सारे एमएलए ऐसे थे जिनको वोट बहुत अधिक मिली थे, बहुत अधिक वोटों से जीते थे। इस कारण की जो रेशियो था जनसंख्या का 41 था, जबकि कांग्रेस का कितना था आपका? 40 था, ठीक है। कितना था? 40। और आपका जो कांग्रेस के 114 थे, इनको 40% वोट मिले थे। और भाजपा की अगर देखें तो 2 सीटें थी। कितनी थी आपकी? 2 सीटें मिली। समाजवादी को 1 सीटें मिली, ठीक है। निर्दलीय को 4 सीटें मिली। इसमें अगर कुल मिलाकर टोटल जो सीटें थी उसमें कितनी थी? 230 सीट। तो आपको पता ही है 230 सीटों पर निर्वाचन हुआ, ठीक है। निर्दलीय को 4 मिली, समाजवादी 1 मिली थी और भाजपा को 2। अब 15वीं विधानसभा में कौन कौन व्यक्ति चुनकर आए थे ये देखते हैं। तो 15वीं विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें वो था 28 नवंबर 2018 को हुए थे। 28 नवंबर को हुए थे। और 14वीं विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 25 नवंबर 2013 को। और 13 दिसंबर 2018 को आपको क्या हुआ? गठन हुआ विधानसभा का। इसमें प्रोटेम स्पीकर बनाए गए विपक्ष के दीपक सक्सेना विधायक छिंदवाड़ा से थे। जब चुनाव आए थे किस पार्टी थी आपकी? बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी थी विपक्ष की पार्टी। क्योंकि इसमें जो पार्टी बनी थी वो किसकी बनी थी? गठबंधन के द्वारा आपकी बनी थी किसकी? कांग्रेस की। तो छिंदवाड़ा से सुनकर आते हैं दीपक सक्सेना। और 15वीं विधानसभा में नामांकित सदस्य कोई भी नहीं था, क्योंकि चुनने की जरूरत नहीं मिली, क्योंकि उसे प्रतिनिधित्व मिल चुका था सभी को। तो 15वीं विधानसभा में प्रथम बैठक 7 जनवरी 2019 को हुई थी। पहली बैठक कब की गई? 7 जनवरी 2019 को। मध्य प्रदेश 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे गोपाल भार्गव, ठीक है। आपके जो विपक्ष के नेता थे वो गोपाल भार्गव थे। किस पार्टी से थे? आपके बीजेपी से। वर्तमान में आपको पता है कि कमलनाथ की सरकार का भी विघटन हो चुका है और दोबारा से आपका कौन आ चुके हैं?
शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं। तो इस कारण आपके जो विपक्ष के नेता हैं अब कमलनाथ जी बन चुके हैं, ठीक है। और 15वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाएं 17 थी टोटल। कितनी महिलाएं थी? 17 जो चुनकर आई थी। और लोकसभा में अगर देखें स्थिति, तो जो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे आपके 2000 कब हुए थे? 14 में हुए थे और 2019 में हुए थे। तो 26 सीटें थी संसदीय सदस्य किस हो गई थी? बीजेपी की। और 17वीं में अगर ऐसे सीटें और बढ़ गई तो लगभग टोटल ये मान लो पूरी सीटें सांसद की बीजेपी की चली गई लोकसभा में। कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, 3 सीटें मिली 16वीं में, लेकिन 17वीं में आकर 3 और कम होकर एक ही रह गई, एकमात्र, जिसका कोई नगण्य के समान नहीं समझो। वो भी 1 सीटें मिली थी छिंदवाड़ा से, क्योंकि छिंदवाड़ा से नकुल कमलनाथ था, जो कमलनाथ जी के कौन से थे? पुत्र थे। इन्हें वहाँ से चुनकर सांसद बने, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 केंद्रीय मंत्री आपको 2019 में चुने गए। चारों के चारों कैसे दिए? कि बीजेपी से रिलेटेड है। फगलन सिंह कुलस्ते जो कि आपके केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। प्रहलाद पटेल हैं आपके, जो कौन है? संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, ठीक है। तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि आपको मोदी जी की कैबिनेट मंत्री को स्थान दिया गया है, प्रहलाद पटेल, ठीक है। तीसरे थे आपके, आपको पता है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, जो आपके मुरैना क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं, मतलब कृषि से कृषि मंत्री, ठीक है। और चौथे आपके थावर चंद्र गहलोत। ये चारों की चारों सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हैं, ठीक है। थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता के नए मंत्री बनाए गए हैं। किस क्षेत्र का बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता का। अब अपना अगला आपके विधानसभा कंप्लीट होती है, अगला इसका ही सेक्शन चालू होता है मध्य प्रदेश शासन। तो शासन की बात करें तो शासन 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? आपका एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है शासन में, एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। और राजनीतिक कार्यपालिका को क्या होती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो कि आप एमएलए वगैरह अपन चुनते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है उसको आपको पता है सीएम बनाया जाता है, फिर उसकी एक मंत्री परिषद होती है, तो एक कार्यपालिका बनी है, तो ये कार्य करती है। क्योंकि जो कोई भी कानून वगैरह होते हैं वो आपको पता है संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की, तो उसके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन वगैरह होता है उनको लागू करना आपको पता है कार्यपालिका का काम होता है। तो कार्यपालिका क्या हुई? राजनीति, क्योंकि जो राजनीति द्वारा चुनकर आ रही है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है। इसमें आपको पता है एक राज्यपाल होता है, जो कि वास्तविक ना होकर नाम मात्र का कौन होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। जैसे कि केंद्र में आपको पता राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं, जो एक्चुअली जो कार्यपालिका की शक्तियों का यूज करता है, वो करता राज्यपाल के नाम से है, लेकिन करती पूरी मंत्रिपरिषद है और सीएम करता है। जैसे कि केंद्र में आपके प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल करती है, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यपालिका होता है आपका सचिवालय और निदेशालय। अब आप बोलोगे सर ये सचिवालय और निदेशालय क्या होता है? तो सचिवालय वो होता है जो पूरे राज्य के लिए नीतियों को बनाता है, उसका कार्यान्वयन तैयार करता है। अब बताऊं कैसे करता है? तो आपको मैं बताता हूँ कि मान के चलो कोई मंत्री होता है, ठीक है। आप मान के चलो एक शिक्षा मंत्री बना दिया गया, ठीक है, मंत्रिपरिषद में राज्य का शिक्षा मंत्री है, तो उसे तो इतनी नॉलेज नहीं है कि शिक्षा के बारे में क्या क्या नई नई नीति आनी चाहिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो उस विभाग के लिए एक सचिवालय होता है, जो सचिवालय में क्या है, बहुत सारे विभाग होते हैं, संपूर्ण विभाग होते हैं जो सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। तो एक विभाग बना दिया शिक्षा विभाग, तो उसका जो प्रमुख है वो सचिवालय क्या होता है? सचिव होता है। सचिव के बहुत सारे इसमें सहायक भी होते हैं। तो वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी नई नई नीति और लानी चाहिए, जिससे और ज़्यादा शिक्षा को सुधार किया जा सके, जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो, जो ग्रामीण क्षेत्र उनको भी शिक्षा प्रोवाइड हो सके। तो वो नीतियाँ वगैरह कौन बना रहा है, कौन क्रियान्वयन कर रहा है? वो सचिव कर रहा है। तो वो सचिवालय के अंतर्गत आ गए सभी विभाग। तो विभाग करता है, फिर विभाग करने के बाद वो किसको देता है? उसका प्रमुख होता है विभाग का, कौन? मंत्री होता है, लेकिन कार्यवाहक तो वही होते हैं। तो मंत्री को बताता है, अगर मंत्री को कोई नीति अच्छी लगती है तो उस नीति को मंत्री है वो ऑब्जर्व करता है, फिर उसी प्रकार से वो नीति फिर आपकी विधानसभा में आती है, विधानसभा में आने के बाद फिर वो लागू होती है। तो जो सचिवालय होता है ये प्रशासनिक कार्यभाग होता है, जिसमें आपके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चुने जाते हैं। सचिवालय प्रमुख सचिव वगैरह होते हैं। तो सचिवालय पूरे राज्य का होता है, जिसके अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का शिक्षा विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ आपका, ठीक है, कानूनी विभाग हुआ, तो उसमें उसी प्रकार से सचिव वगैरह होते हैं, ठीक है। सचिवालय होता है और निदेशालय भी सचिवालय के अंतर्गत ही आता है।
अंतर्गत इसलिए आता है कि सचिवालय का काम था क्रियान्वयन करना और नीतियां वगैरह बनाना। तो निदेशालय का प्रकार क्या होता है? निदेशालय का कार्य होता है उन्हें लागू करवाना। अब बताऊं कैसे। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि एक शिक्षा सचिव है और एक शिक्षा निदेशक है। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा सचिव का कार्य क्या हुआ कि शिक्षा से संबंधित नीतियां वगैरह बनाना, और सचिव का ये कार्य हो गया। लेकिन निदेशक का क्या कार्य हुआ? निदेशक का कार्य ये हुआ कि उस शिक्षा से संबंधित जो नीतियां वगैरह बनी, जो लागू हुई, उनको स्थानीय क्षेत्र पर जाकर देखना कि सही तरीका से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका क्रियान्वयन करना, उसको देखरेख करना, इसका निकट का संबंध बनाना। ठीक है, तो ये निदेशालय होता है। निदेशालय में बहुत विभाग होते हैं। इसमें अब निदेशक चुने जाते हैं, आयुक्त वगैरह होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है इसका नाम वल्लभ भवन है, जो आपका भोपाल में स्थित है। निदेशालय आपका सतपुड़ा और विंध्याचल इमारतों के नाम से जाना जाता है। ये सचिवालय के नजदीक है, ये भी आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, कुछ समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं जो आपके नाम मात्र के राज्यपाल, कार्यपालिका के। तो राज्यपाल, तो जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति आर्टिकल 153 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्यपाल क्यों चुना जाता है? क्योंकि दोस्तों राज्यपाल का पद इस प्रकार से सृजन हुआ राज्यपाल के पद का, क्योंकि राज्यपाल होता है वो आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच की कड़ी होती है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच का कार्य करता है और राज्य और केंद्र सरकार के विवादों को सुलह करता है। ठीक है, सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो केंद्र का होता है ये प्रतिनिधि होता है, केंद्र का होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, अब पद को विवादों से परे करने पर जोर दिया जाता है। अब कई प्रश्न उठते हैं कि जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल पद का इसलिए सृजन किया गया है जिसके कारण जो विवाद वगैरह होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, उन विवादों को कम से कम किया जा सके, उन्हें सुलह कराई जा सके, वो राज्यपाल करता है। और केंद्र और राज्य के रिश्तों को और मजबूती प्रदान हो, इस प्रकार से राज्यपाल का चुनाव होता है। अब सरकारिया जो कमीशन बना था आपका 1983 में, तो इसने क्या किया? इसने सिफारिश की कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल कौन होना चाहिए और कौन राज्यपाल को, किस राज्यपाल को चुनना चाहिए। तो इस सरकारिया कमीशन ने कहा कि राज्यपाल वह व्यक्ति होना चाहिए जो गैर राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति है। मतलब कहने का यह है कि उस व्यक्ति का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? राजनीति में नहीं होना चाहिए। अगर मान लो वो व्यक्ति राजनीति में होगा तो फिर राज्यपाल सही ढंग से कार्य कैसे करेगा? क्योंकि वो राजनीति में होगा और आपको पता है मंत्री परिषद की राजनीति के द्वारा चुन कराती है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? फिर मिल ही जाएंगे। इस कारण वो गैर राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कौन? विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, जो निष्पक्ष तरीके से क्या कर सके? काम कर सके। और दूसरी बात इसने ये भी सुझाई थी कि जो राज्यपाल होता है कि जिस राज्य में वो चुना जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरे राज्य का होना चाहिए, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से उस राज्य में जाकर क्या कर सके? कार्य कर सके। जो आपका किसने कहा था? सरकारिया कमीशन आयोग ने कहा था। ठीक है, और ज्यादातर है इसकी जो सिफारिशें थी उनको अमल में भी लाया गया और उन पर फॉलो भी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो आपका राज्यपाल होता है इसके कार्य क्या होते हैं। तो जो राज्यपाल होता है इसका आर्टिकल 164 आपका 164 है, वो स्पष्ट शब्दों में कहता है जो सीएम होगा आपके राज्य का, जिसकी जो नियुक्ति करता है, और सीएम के द्वारा जो मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसमें आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यपाल करेगा। उस प्रकार से जैसे कि आपका केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नियुक्ति कैसे करेगा? नियुक्ति ऐसे करेगा, जो भी बहुमत दल का नेता होता है तो वो अपनी स्वविवेकी शक्तियों का उपयोग करके उसको सीएम बना सकता है। ठीक है, और सीएम के कहने पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कौन? आपका राज्यपाल। और 168 कहता है कि जो राज्यपाल का अगला कार्य है वो राज्यपाल क्या करेगा? महाधिवक्ता। जैसे कि आपका केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। उसी प्रकार से राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति करता है। पीएससी अध्यक्ष वगैरह होते हैं जो आपके लोक सेवा आयोग है, उनकी नियुक्ति करता है। जैसे केंद्र में आपका अटॉर्नी जनरल होता है और यूपीएससी होता है, उसके अध्यक्ष वगैरह कौन चुनता है? आपका राष्ट्रपति। किसके कहने पर? ये मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा विचार परामर्श कर चुनता है। महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता का दोस्तों कार्य वो होता है जैसे कि जो विधानसभा होती है, तो फिर जो सरकार मान के चलो आपकी कांग्रेस इस टाइम पर कौन सी सरकार है? बीजेपी। तो बीजेपी सरकार है, और जो विधानसभा के संबंधित जितने भी कानून से संबंधित ठीक है बातें होती है, विचार विमर्श करना होता है, तो न्यायालय में कौन रखता है? आपका महाधिवक्ता रखता है, जो कि एक प्रकार से जो राज्य में होता है वो एक उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट है,
उसकी जो न्यायाधीश होता है उसकी नॉलेज के बराबर का होता है, ठीक है, जो कि राज्य की जितनी मंत्रिपरिषद है या उनकी विधानसभा उससे संबंधित कानून से संबंधित सभी, ठीक है, पक्षों का, ठीक है, प्रतिनिधित्व कौन करता है? महाधिवक्ता ही रखता है राज्य की तरफ से, ठीक है, जो कि मंत्रिपरिषद है उसकी तरफ से, तो विधानसभा की तरफ से कौन रखता है? आपका महाधिवक्ता रखता है बात को। जैसे आपका केंद्र में कौन रखता है? आपका अटॉर्नी जनरल रखता है सरकार की तरफ से। ऐसे ही आपका राज्य में जो राज्य सरकार होती है उसकी तरफ से अपनी बात, राज्य की तरफ से क्या बात रखता है? कौन? महाधिवक्ता, ठीक है। और बात करें आर्टिकल 166 की, तो 166 क्या कहता है? तो 166 कहता है कि राज्य सरकार के बारे में स्वविवेक के अनुसार स्वविवेक अधिकार है। मतलब कहने का ये है कि मान के चलो किसी पार्टी को अगर ऐसा लगता है राज्यपाल को कि इसको बहुमत है, ठीक है, बहुमत प्राप्त है, तो उसको को क्या बना सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है। उसको लगता है, मान के चलो अभी क्या था, अभी जो कांग्रेस थी उस पार्टी में सीटें कम थी, ठीक है, 1-2 सीटें कम थी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये अपनी सीटें क्या करेगा? जुटा देगा। तो इस कारण राज्यपाल ने क्या उसे सीएम के पद की शपथ दिला दी। तो ये किसके आधार पर दिलाई? उसने स्वविवेक के अनुसार पर। क्यों? कि उसे स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो आर्टिकल 166 कहता है उसे स्वविवेक की शक्तियों के बारे में उल्लेख करता है। और 166(3) भी आपका कार्य आवंटन के बारे में। और कार्य आवंटन क्या होता है? कार्य आवंटन ये होता है कि जो मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद, तो सीएम के द्वारा मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल। लेकिन जो मंत्री है तो उसकी जो एक विभाग होगा तो उसकी जो कार्यों का जो आवंटन करेगा कि इनके क्या क्या कार्य क्या क्या करना है, तो वो आपका कौन करता है? वो आपका राज्यपाल करता है कार्य आवंटन। जैसे आपका केंद्र में राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार से आपका राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और आर्टिकल 174 की बात करें तो वो क्या कहता है आपका? तो 174 स्पष्ट शब्दों में कहता है विधानसभा को भंग करना, ठीक है। अब विधानसभा को भंग कैसे करता है? जैसे आपको पता है कि जो केंद्र है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर जब लोकसभा को भंग कर देता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से आपका राज्य में क्या करता है? राज्यपाल भी विधानसभा को भंग कर सकता है केंद्र में, ठीक है। तो आर्टिकल 174 कहता है। और आर्टिकल 200 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 200 कहता है कि कोई भी अगर विधेयक मान लो आपका विधानसभा में आ जाए, तो विधानसभा से वो पारित हुआ, जिस राज्य में अगर विधान परिषद है तो वो विधान परिषद से पारित हो गया, उसके बाद क्या जाता है? वो विधेयक आ जाता है आपका राज्यपाल के पास। जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक वो विधेयक कानून बन ही नहीं सकता। जैसे आपको पता है जब केंद्र में कोई विधेयक आया, ठीक है, तो वो आपके लोकसभा में गया, फिर लोकसभा से आपका पारित हुआ, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में पारित हुआ, फिर उसके बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वो कानून नहीं बन सकता, बल्कि वो लागू नहीं हो सकता। उसी प्रकार से राज्य में होता है। तो ये आपके हस्ताक्षर के बारे में कहता है आर्टिकल 200, ठीक है। और आर्टिकल 156 प्रसाद पर्यंत ही कहता है कि जो आपका राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तभी उस राज्यपाल को वहाँ से उस राज्य से हटा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपके राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही रहेगा, उसके बाद वो नहीं रह सकता। और आर्टिकल 157 आपको पता है योग्यताओं के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? योग्यताओं के बारे में, कि जो आपका राज्यपाल है वो कौन होगा। तो इसमें लिखा है कि राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी योग्यता आपकी आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 164 आपका आर्टिकल 164 आपका क्या कहता है? राज्यपाल की सीएम मंत्रिपरिषद नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है। तो सीएम वगैरह जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वगैरह करता है वो आपका राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये आपका राज्यपाल कंप्लीट होता है और यहाँ से आगे कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से अपनी स्टडी करते रहें, अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहें और पढ़ते रहें। सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।